पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 2 माह के वक्फे के बाद 8 सितंबर से अपनी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने जा रहा है। क्या आईनी बेंच के आने से कोई बेहतरी आई है या नहीं आई? डिपेंड करता है, आप हुकूमत हैं या आप ऑपोजिशन हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, रूल ऑफ लॉ, आज़ाद अदलिया पे बिलीव करते हैं, या आप एक सबसर्विएंट कंट्रोल जुडिशरी पे यकीन करते हैं जो मातहत हो हुकूमत के। अगर आप वो हैं तो जो हुकूमती साइड पे, तो फिर ऑफ कोर्स आप कहेंगे बहुत बेहतरी आई है। अब जुडिशरी उस तरह डिस्कस नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई हर्डल नहीं बनता, जो हुकूमत चाहती है वो अचीव कर लेती है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। आईनी बेंच आके भी तवक्को यही की जा सकती है उसी तरह के फैसले देगा जो पहले दिए थे। हमें 3 फैसले सामने आए हैं, फौजी जो ट्रायल्स हैं उनको लेजिटिमेसी दे दी, कह दिया कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर्स के मामले में हक में फैसला दे दिया जो हुकूमत चाहती थी उसके। और तीसरा जो रिजर्व सीट्स हैं वो पीटीआई से लेके वापस आपने हुकूमत में बांट दी। तो अगर इसी तरह के फैसले हैं तो ऑफ कोर्स हुकूमत खुश होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि कोई अभी, जैसे जुडिशल कमीशन के पास ये था कि उन्होंने कोई रूल्स बनाने हैं कि आईनी बेंच के जजेस किस तरह सिलेक्ट होंगे, उन्होंने रूल्स नहीं बनाए। तो अब भी उसी तरह के आईनी बेंचेस बनेंगे जिसमें उसी तरह के जजेस होंगे, ज्यादातर, सब नहीं, जिनकी कोई आईनी एक्सपर्टीज नहीं है, जिनकी इंडिपेंडेंस पे बहुत से सवालात हैं। तो मेरे लिए तो एटलीस्ट बेहतरी नहीं आएगी, ये मैं एक्सपेक्ट एटलीस्ट कर रही हूँ। और मेरी दरख्वास्त है कि जो डिटेल्ड फैसले हैं वो पब्लिश हों इन तीनों के, क्योंकि अभी तक शॉर्ट ऑर्डर्स के जरिए फैसले किए गए हैं, बहुत सीरियस इनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हमारे पार्लियामेंट की पूरी शक्ल ही बदल गई है। तो एटलीस्ट वो डिटेल रीजनिंग तो सामने आनी चाहिए ताकि हम फिर तफसील से बहस कर सकें कि लीगली कितनी साउंड या अनसाउंड जजमेंट्स हैं। बट ओवरऑल इंसानी हुकूक के लिए बेहतरी आएगी मुझे नहीं लगता, जमहूरियत के लिए बेहतरी आएगी मुझे नहीं लगता, आज़ाद अदलिया के लिए बेहतरी आएगी मुझे नहीं लगता। ठीक है, बहुत शुक्रिया रीमा उमर साहिबा। आगे बढ़ते हैं, एजाज सैयद साहब से सवाल करते हैं। एजाज, पूछा जा रहा है कि एससीओ इजलास में चीन के सदर ने नया आलमी सलामती और माशी निज़ाम का तस्वुर पेश किया है। वो कहते हैं कि ताकत की सियासत मुस्तरद करनी होगी और कसीरतजहती अपनाना होगी। क्या सदर का नया वर्ल्ड ऑर्डर बराह रास्त अमरीका को चैलेंज कर रहा है? चीन की जो पॉलिसी है उसमें किसी मुल्क को वो चैलेंज नहीं करते, लेकिन वो अपनी पॉलिसी बयान करते हैं जिसमें उनका एजेंडा बड़ा वाज़ेह होता है। चीन के सदर शी जिनपिंग अनडाउटेडली जो आज की दुनिया है उसमें मोस्ट इफ़ेक्टिव लीडर के तौर पे आए हैं, और उनकी जो वर्ल्ड ऑर्डर का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, ये जो अपना तस्वर दिया है, उसमें 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि रीजनल ग्रुप्स बने, दूसरा ये है कि वो चाहते हैं कि पीस के साथ आगे दुनिया तरक्की करे और एक दूसरे ममालिक में मुदाखलत ना हो, अलबत्ता जो मईशत है मईशत के ऊपर तवज्जो दी जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि उनका जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है ये अमेरिका के मुखालिफ तो नहीं है, लेकिन आलमी ताकतें जो चीन को अपना मुखालिफ समझती हैं वो उसे अपना मुखालिफ तस्वर करेंगी। आगे बढ़ते हैं जी। सलीम साफ़ी साहब, आपके लिए सवाल है कि JUI के मरकज़ी तर्जुमान ये कह रहे हैं कि कराची की बर्बादी में पीपल्स पार्टी के साथ साथ जमात इस्लामी की पार्टी भी जिम्मेदार है। क्या ये जो अचानक से JUI ने जमात इस्लामी पर तनकीद शुरू की है, इसका मकसद क्या है, क्या समझते हैं, क्यों शुरू किया? देखिए, जमात इस्लामी और JUI के ताल्लुकात 2018 के इलेक्शन के बाद से अभी तक ख़राब हैं। 2018 के इलेक्शन के बाद जमात इस्लामी की शूरा ने ये फ़ैसला किया कि वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहेंगे और सोलो फ्लाइट करेंगे। तो उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब को न पहले एतमाद में लिया गया न बाद में एतमाद में लिया गया। तो मौलाना फजल रहमान साहब उससे बहुत सख्त नाराज़ थे कि देखें, इत्तेहाद से निकलने बग़ैर किसी वजह के ना मुझसे बात की गई, ना मुझे एतमाद में लिया गया और यकतरफ़ा तौर पर ऐलान कर दिया। तो उसके बाद जमात इस्लामी और JUI के राब्ते ना होने के बराबर हैं और अभी भी उनकी वो पॉलिसी बरकरार है। जमात इस्लामी को शायद वो इसलिए ज़िम्मेदार करार देते हैं कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ ऐसी सीटें हैं कि जहाँ पे जमात इस्लामी और JUI का मुकाबला होता है। और कराची में एक तरफ जमात इस्लामी का मेयर 2 मरतबा मेयर जमात इस्लामी का रहा है, एक अब्दुलसत्तार अफ़गानी साहब और दूसरी मरतबा नेमतुल्लाह साहब मेयर रहे हैं। तो शायद वो इस कंटेक्स्ट में कह रहे हों कि कराची की जो हालत है उसके ज़िम्मेदार
وہ دونوں ہوں، لیکن وہ دونوں ان کے میئرشپ کو اچھا وقت تصور کیا جاتا ہے کراچی کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں۔ سر ایک اور چیز بھی ہے نا، کراچی میں جو لوکل باڈیز میں جیسے میئر نارتھ میں جو ناظم آباد وغیرہ کالونیز ہیں، جوہر ہے، وہاں پر کافی میئرشپ ہے کراچی کی، لوکل باڈیز میں کافی حصہ ہے جماعت اسلامی کا۔ ہاں نہیں، جماعت اسلامی کے دونوں میئرز کی پرفارمنس کو بہتر قرار دیا جاتا ہے، اور اس وقت اندرونی سندھ میں جے یو آئی کا مقابلہ جے یو آئی مقابلے میں آ گئی ہے پیپلز پارٹی کے، اور کراچی کے اندر جو مذہبی ووٹ ہے وہ جے یو آئی جماعت اسلامی سے نہیں چھین سکی۔ وہ پچھلے بلدیاتی انتخابات میں بھی اگر آپ نے دیکھا تو دوسری نمبر کی پارٹی جماعت اسلامی آ گئی، تو اس لیے بھی کراچی میں بھی وہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی ایک دوسرے کے حریف ہیں، تو اس رقابت کی وجہ سے شاید جے یو آئی کے مرکزی ترجمان نے یہ بیان دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سلیم صافی صاحب۔ آگے بڑھتے ہیں جی، فخر درانی صاحب آپ سے سوال ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی فیصلوں سے متعلق، پوچھا جا رہا ہے بیرسٹر گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی اپنے ارکان اسمبلی کے ساتھ غیر منصفانہ رویے کے خلاف قومی اسمبلی کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کرے گی، کیا اس کا تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ شکریہ۔ اگر اس کو وقتی طور کے اوپر اور شارٹ ٹرم میں دیکھا جائے تو یہ پی ٹی آئی اپنا جو ایک ہائی لائٹ کر سکتی ہے مسئلہ جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور اس وجہ سے یہ اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ شارٹ ٹرم میں تو ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے ایک مسئلے کی جو گریوٹی ہے اس کو، لیکن لانگ ٹرم کے لیے دیکھا جائے تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ماضی میں بھی یہ اس طرح کے جو ہے یہ کام کرتے رہے ہیں، بائیکاٹ کرتے رہے ہیں، استعفے دیتے رہے ہیں، پھر واپس آ جاتے تھے۔ دیکھیں عوام نے ان کو جو ووٹ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ ان کے مسائل جا کے ایوان میں جا کے یہ اجاگر کریں، قانون سازی کے حوالے سے اپنا جو رائٹ ہے وہ استعمال کریں، یہ بجائے اس کے کہ اگر یہ اس طرح کے معاملات میں پڑتے رہیں گے، ماضی میں بھی یہ اس طرح کرتے رہے، اب بھی کرتے رہے، تو اس کا لانگ ٹرم میں ان کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ اس کے سنجیدگی سے ایک بار اور کنسنسس سے کوئی اس طرح کی پالیسی ہونی چاہیے کہ یہ نہیں کہ شارٹ ٹرم کے لیے کوئی جو فائدہ دیکھا ایوان سے باہر نکل گیا، بائیکاٹ کر دیا، استعفے دے دیے اور جب پھر واپس بھی آ گئے اور تنخواہیں بھی لے لی، تو یہ اس پہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے لانگ ٹرم کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فخر درانی صاحب۔